गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम पढ़ेंगे पर्वत प्रदेश में पावस कविता, जिसमें हम समझेंगे इसके अर्थ को। तो चलिए शुरू करते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। कवि इस कविता के अंदर पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु, जिसमें वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, उस ऋतु में क्या क्या चीज़ें परिवर्तित होती है, क्या क्या बदलती है, कितना सुंदर लगता है, उन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो इस कविता में जिसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश, पर्वतों का जो प्रदेश है, पर्वत यानी पहाड़, पहाड़ों का जो प्रदेश है, एक ऐसा देश जहाँ पे सिर्फ पहाड़ है, बहुत ज़्यादा जहाँ पहाड़ होते हैं उसको उन्होंने पर्वत प्रदेश कह दिया, यानी पहाड़ों का प्रदेश कह दिया है। और कहते हैं कि वहाँ पर पावस ऋतु थी, यानी वहाँ पर वर्षा ऋतु थी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और कह रहे हैं कि जब जो पहाड़ों का जो प्रदेश है वहाँ जब वर्षा ऋतु आती है तो ऐसा लगता है कि हर पल, हर टाइम, हर एक एक पल के बाद, हर एक एक क्षण के बाद जो प्रकृति जो है, वहाँ की जो नेचर है, वो अपने रूप को बदलती रहती है। पल पल परिवर्तित यानी चेंज करना, प्रकृति वेश यानी प्रकृति का जो रूप है, प्रकृति का जो वेश है, वो ऐसा लगता है जैसे हर पल प्रकृति अपने रूप को बदलती रहती है। यानी वहाँ वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं। कभी आप देखेंगे कि ऊपर बादल आ गया है, कभी आपको दिखेगा धूप निकल गया है, फिर आपको अगले ही मिनट दिखता है कि फिर बादल छा गया है। कभी आपको सफ़ेद बादल दिखेंगे तो कभी आपको काले बादल दिखने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें बदल रही है, तो इसी के बारे में वो कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। कह रहे हैं कि मेखलाकार पर्वत अपार, हमने तो पहले ही कह दिया कि पर्वतों का ही प्रदेश है, वहाँ बहुत सारे पर्वत हैं। उसमें क्या करें, मेखलाकार यानी गोल आकार, करघनी का आकार या फिर गोलाकार जो होता है। तो पहाड़ कैसा होता है, गोल ही होता है। अगर पहाड़ पे जो रास्ते हम देखेंगे तो कैसा होता है, गोल गोल करके ऊपर उठता है। तो वो गोलाकार जो ऊपर से जो ढलान होता है, जब आप कोई चीज़, पहाड़ कैसा होता है, गोल करके ऊपर की ओर जाते हैं तो पतला होता जाता है, बट उस पर से ढलान होता है ना, एक स्लोप होता है, तो स्लोप को कहते हैं मेखलाकार। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मेखलाकार पर्वत अपार, तो उस पर्वत प्रदेश जो है वहाँ पर उस आकार का बहुत सारे पर्वत है। अपार यानी बहुत सारा। अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, और कहते हैं कि उन पहाड़ों पर, पहाड़ पे जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तरह तरह के फूल होते हैं। तो कह रहे हैं कि अपने सहस्र यानी सैकड़ों, ठीक है, हंड्रेड्स, दृग सुमन फाड़, दृग यानी आँख, सुमन यानी फूल। तो कह रहे हैं कि वो जो पहाड़ है उस पर जो फूल खिले हैं, उन फूलों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये पहाड़ की आँखें हैं, और अपने आँखों को पहाड़ जैसे फाड़ फाड़ कर, यानी अपनी आँखों को बड़ी बड़ी करके अवलोक रहा है बार बार। अवलोकना यानी देखना, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। यानी कवि कह रहे हैं कि पहाड़ों पर जो फूल खिले हैं, उन फूलों को देखकर मानो ऐसा लगता है जैसे वो फूल नहीं बल्कि उन पहाड़ों के आँखें हैं, और उन आँखों के सहारे पहाड़ क्या करता है, पहाड़ के नीचे जो पानी जमा होता है, तो हम सबको पता है कि जहाँ भी पहाड़ होता है उसके निचले स्तर पे पानी होता है, नदी होता है, नदी बह रही होती है, सागर बह रहा होता है या पानी जमा होता है, ये सबको पता है। क्योंकि जब भी वर्षा होगी या जो भी पानी आएगा तो ऊपर वो नहीं ठहरता बल्कि ऊपर से नीचे आ जाता है, और नीचे आके जम जाता है या फिर वहाँ से नदी की तरह बह जाता है। तो उस पहाड़ के नीचे भी पानी जमा है, और कह रहे हैं कि वो जो फूल है जो कवि को पहाड़ों की आंखों की तरह लग रहा है, और उसके सहारे वो अपने आकार को, निज महाकार, निज यानी खुद का, महाकार यानी बहुत बड़ा आकार, तो पहाड़ का आकार तो बहुत बड़ा है, तो अपने उस महाआकार को वो नीचे जल में देख रहा है। यानी कवि के कहने का अर्थ यह है कि पहाड़ों पर जो फूल खिले हैं वो तो लोगों को बस ऐसा लगेगा कि फूल खिला है, लेकिन कवि कह रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल ऐसा लगता है कि मानो वो फूल नहीं है बल्कि उन पहाड़ों की आंखें हैं, और उन्हीं आंखों के सहारे वो अपने आकार को नीचे पानी में देख रहा है। पानी में देखने का मतलब क्या होता है, हम सबको पता है, पानी में हमारी परछाई नज़र आती है, पानी में हमारा चेहरा भी नज़र आता है।
तो उसी पानी में वो जैसे पहाड़ अपने फूल रूपी आँखों से अपने आकार को नीचे पानी में देख रहा हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। और फिर आगे कहते हैं कि वो जिस पानी में अपने आकार को देखता है, फूल रूपी आँखों से अपने आकार को जिस पानी में वो देख रहा है, फिर उसके आगे कवि कहते हैं कि जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। फिर कहते हैं कि वो जो ताल है, वो जो तालाब है, वो जो पोंड है, वो जो लेक है, जो पहाड़ के नीचे जो पानी जमा होता है उसको क्या कहते हैं? तालाब कह सकते हैं, लेक कह सकते हैं, क्योंकि वो छोटी मोटी नदी होती है, नदी टाइप होती है, बट वो नदी नहीं कह सकते, उसको तालाब कहना पड़ेगा, पोंड, लेक या झील कह लीजिए। तो कह रहे हैं कि वो जो तालाब है वो किसके चरणों में पला है? चरण यानी पैर। तो पैर कहाँ होता है? हमेशा नीचे की ओर, यानी पहाड़ का जो निचला स्तर है उसको उसका पैर कह सकते हैं। तो जो तालाब है वो कहाँ पलता है? वो बिल्कुल पहाड़ों के पैरों में पलता है, यानी निचले स्तर में पलता है, वहीं तालाब बनता है। जो कैसा है? तो दर्पण सा फैला है विशाल। दर्पण यानी आईना। तो क्या है? दर्पण सा फैला है विशाल। वो नीचे जो तालाब है वो कैसा दिखता है कवि को ऐसा लग रहा है कि वो तालाब नहीं है, वो पानी नहीं है, बल्कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत बड़ा एक आईना है। यानी कवि के कहने का मतलब ये है कि जिस पानी में, जिस नीचे जमे हुए पानी में पहाड़ अपना चेहरा देख रहा है, तो उन्होंने जैसे उसकी फूलों को उसकी आंखें कह दिया, उसी तरह नीचे अगर जिस पानी में अपना चेहरा देख रहा है, यानी हम क्या करते हैं? हम तो आईने में अपना चेहरा देखते हैं। तो अगर वो पानी में चेहरा देख रहा है, यानी उस पहाड़ के लिए वो पानी, जो वो तालाब का जो पानी है, वो उसके लिए आईना हो गया है। यानी इसीलिए कवि कह रहे हैं कि वो उसके चरणों में एक तालाब पला है, एक तालाब बना है, और वो तालाब कैसा दिखता है? जैसे बहुत बड़ा एक आईना फैला हुआ हो। तो ये कवि समझाना चाह रहे हैं। फिर आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। फिर कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, तो पहाड़ों पर जो वर्षा होगी वो पानी तो फिर नीचे की ओर गिरता है, और वो जो नीचे गिरता है उसी को हम झरना कहते हैं, और जहाँ झरने का पानी नीचे जमा होता है वो तालाब जैसा हो जाता है। तो उसी के बारे में वो कवि कहते हैं कि वो जो पानी का गिरने का जो पूरा प्रक्रिया है, पूरा जो प्रोसेस है, उसके बारे में कह रहे हैं कि वो कितना सुंदर लगता है, कवि को कैसा लगता है, ये बता रहे हैं कि गिरी का गौरव गाकर झरझर। जब आप देखेंगे कि झरने का जो पानी गिरता है तो उसमें एक आवाज़ आती है पानी के गिरने की, तो वो जो आवाज़ है हम सुनते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है, क्योंकि वो आवाज़ हमें तभी सुनाई देगी जब शांति होगी। और पहाड़ों पे कम गाड़ियाँ चलती है, कम लोग जाते हैं, तो वहाँ बहुत शांत माहौल होता है, इसलिए हमें उस पानी की आवाज़ भी हमें सुनाई देती है। तो कवि कह रहे हैं कि वो जो पानी जब गिरता है ऊपर से और जो आवाज़ आती है, ठीक है, तो वो आवाज़ मानो ऐसा लगता है जैसे वो पहाड़ की जो ऊंचाई है उसका गुणगान कर रही है, उसके गुणों का बखान कर रही है कि पहाड़ कितना ऊंचा है। यानी कहने का मतलब ये है कि पानी जो गिरता है वो जितना ज़्यादा ऊपर से गिरेगा उतना ज़्यादा आवाज़ करता है ना। जितने आप देखेंगे जब झरने का पानी जो गिरता है वो जितना ऊपर से गिरेगा उतना ज़्यादा आवाज़ आएगा, है ना, क्योंकि कम दूरी होगी तो पानी बहुत जल्दी नीचे ज़मीन पर पहुंच जाएगी तो आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वही पानी बहुत ऊंचाई से गिरेगी तो क्या होगा? वो आवाज़ आते रहेगा। तो कवि कह रहे हैं कि वो जो झरने का जो पानी गिरता है वो पानी की आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है मानो कि वो पहाड़ की ऊंचाइयों का गुणगान कर रहा है, मद में नस नस उत्तेजित कर। और ये जो आवाज़ हमें सुनाई देता है इससे हमारे मन में जो शांति मिलती है, एक नशा सा छा जाता है ना। हम वहाँ जाते हैं तो उसकी खूबसूरती में जैसे खो जाते हैं, हमें जैसे नशा हो जाता है उसकी खूबसूरती का। ये हमें कवि बता रहे हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। फिर कहते हैं कि ऊपर से जो पानी गिरता है, ऐसे तो कहा जाता है कि पानी का कोई रंग नहीं होता है ना, लेकिन आप जब झरने के पानी को गिरते हुए देखेंगे तो आपको जैसे लगेगा कि हाँ वो सफ़ेद पानी गिर रहा है ना। आप जब कभी भी देखेंगे या देखे होंगे तो आप ध्यान दीजिएगा या याद कीजिए, आपको पानी बिल्कुल सफ़ेद नज़र आता है, पहाड़ों से गिरता हुआ पानी। तो कह रहे हैं कि वो जो सफ़ेद पानी गिरता है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मोती की लड़ियाँ गिर रही हो, मोती की बनी हुई मालाएं गिर रहे हो। यानी कवि के कहने का मतलब है कि वो तो पानी गिरता है लेकिन उसको देखकर मानो इतना सुंदर लगता है जैसे लग रहा हो वो पानी नहीं बल्कि मोती झर रहे हो ऊपर से, झरते हैं झाग भरे निर्झर। और फिर कहते हैं कि वो सब जो झरते हैं तो हम देखते हैं पानी जहाँ, झरने का पानी जहाँ गिरता है वहाँ झाग भर जाता है, नीचे झाग बन जाता है ना। जैसे सर्फ पानी में मिलाने के बाद झाग बनता है वैसा देखते हैं आप, वैसा ही वहाँ पे
जहाँ झरने का पानी गिरता है वहाँ झाग बनता है। तो कहते हैं कि वो जो पानी गिर रहा है उसको लगता है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो मोती झर रहे हो, मोती गिर रहे हो, और फिर नीचे आकर उसमें झाग भर जाते हो। कहते हैं कि झाग भरे निर्झर ऊपर से गिर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। फिर आगे कवि कहते हैं, पहाड़ों के बारे में बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर। तो यहाँ देखिए गिरिवर, गिरिवर यानी पहाड़ों का राजा। तो जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसके बारे में कह रहे हैं। तो पहाड़ तो अक्सर सब ऊंचे ही होते हैं, तो उनके बारे में कह रहे हैं कि गिरिवर के उर से उठ उठकर, उर यानी हृदय, दिल, तो गुरुवर के हृदय से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, उच्चाकांक्षा यानी जो हमारे जीवन का जो एम्बिशन होता है, तो कई लोगों का जीवन का एम्बिशन बहुत हाई होता है ना, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि जैसे उच्चाकांक्षा है। तो पहाड़ की ऊंचाई को देखकर हमें क्या लगता है, जैसे लगता है कि अगर हम ऐसे देखेंगे तो हाँ हम कह देते हैं कि पहाड़ बहुत ऊंचा है, लेकिन अगर उसको अगर सुंदर भाषा में कहना हो तो हम क्या कहेंगे, जैसे हम ये कह सकते हैं ना कि इस पहाड़ की ऊंचाई को जो आकाश को छू देगा, इसकी महत्वाकांक्षाएं देखकर ऐसा लगता है, इसका एम्बिशन ऐसा लगता है जैसे ये आकाश को छूने के लिए जा रहा है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो ऊंचे पहाड़ है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उस पर जो उसके ऊंचाई पर जो पेड़, तरवर यानी पेड़ है ना, तो वो जो पेड़ है वो ऊंचे ऊंचे जो पेड़ वहाँ दिखाई देते हैं, वृक्ष दिखाई देते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो मानो वो सिर्फ पेड़ नहीं है, बल्कि वो उस पहाड़ की महत्वाकांक्षाओं की उच्चाकांक्षा यानी एम्बिशन को बता रहे हैं कि हाँ वो पहाड़ क्या चाहता है, वो अपने जीवन में कितना ऊपर उठना चाहता है। यानी कवि कह रहे हैं कि उन ऊंचे पहाड़ों पर जो वृक्ष हमें नजर आते हैं, जो पेड़ हमें नजर आते हैं, वो कितना सुंदर लगता है और उनको देखकर मानो ऐसा लग रहा है जैसे वो उस पहाड़ की एम्बिशन के बारे में हमें बता रहे हैं, उस पहाड़ की महत्वाकांक्षा के बारे में हमें बता रहे हैं। है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। फिर कहते हैं कि वो जो पेड़ हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, उनको देखकर मानो ऐसा लगता है कि एक तो वो पहाड़ की आकांक्षाओं के बारे में बता रहे हैं, महत्वाकांक्षाओं के बारे में बता रहे हैं, और फिर कहते हैं कि उन्हें हम जब ध्यान से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति जब चिंतित होता है, किसी बात की चिंता हो रही होती है, तो जैसे एक तरह बस देख रहा होता है, जैसे हम कभी बैठे रहते तो हम आकाश की ओर देखते रहते हैं और मन में कुछ और सोच रहे होते हैं। हम आकाश की ओर देखते हैं लेकिन आकाश के बारे में नहीं, बल्कि मन में हम किसी और बात की चिंता कर रहे होते हैं। तो उन पेड़ों को, उन वृक्षों को देखने पर भी ऐसा लगता है जैसे झांक रहे नीरव नभ पर, नीरव यानी शांत होता है, वो उस शांत आकाश की ओर देख रहे हैं। अनिमेष, अनिमेष यानी बिना पल के झपकाए, अटल यानी एकदम एक जगह शांत होकर, कुछ चिंता पर, लेकिन कुछ चिंतित है। यानी कवि के कहने का अर्थ यह है कि पहाड़ों के ऊपर जो वृक्ष होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, उन्हें देखकर मानो ऐसा लगता है कि वो पहाड़ की जो महत्वाकांक्षा है उसके बारे में हमें बता रहे हैं, और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति चिंतित होने पर आकाश की ओर देखकर सोचता रहता है, उसी तरह ये जो पेड़ हैं, ये जो वृक्ष हैं, उन्हें भी देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कुछ चिंतित हैं, किसी बात की उन्हें चिंता सता रही है, और वो बिना पल के झपकाए एकदम एक ही जगह पर स्थिर होकर वो शांत आकाश को देखे जा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर। फिर कहते हैं कि अभी उन्होंने कहा कि वो जो पेड़ है ऊपर शांत आकाश को देखकर बिल्कुल चिंतित है, कुछ सोच रहे हैं। वो चिंता किस बात की थी, अगली 2 लाइन में वो बता रहे हैं। तो पहले ही कवि ने कहा कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, प्रकृति मिनटों में, हर सेकंड में, हर क्षण, हर पल अपने रूप को बदलती है। यानी कभी वर्षा हो सकती है, कभी धूप निकल सकती है, कभी आकाश साफ हो सकता है, कभी काले बादल छा सकते हैं, कभी जोर की वर्षा हो सकती है ना। तो उसके बारे में बता रहा है कि वो जो पेड़ है उन्हें देखकर कवि को ऐसा क्यों लगता है कि वो चिंतित है, वो कुछ सोच रहे हैं। तो उन्हें चिंता किस बात की थी, अब जानते हैं। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर। कहते हैं कि अगले ही क्षण ऐसा लगता है मानो कि उड़ गया अचानक लोभ उधर, आकाश में बिल्कुल सफेद बादल छा गए हैं, और फड़का अपार पारद के पर, और एक चमकीला आकाश हो चुका है जिसके पीछे जो पहाड़ है वो ढक गए हैं। उड़ गया अचानक लोभ उधर, भूधर भी पहाड़ को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु है, रूप बदल रहा है, तो क्या हुआ, अचानक से ऊपर
आकाश पूरे सफ़ेद बादल चारों ओर छा जाते हैं। जब भी आप पहाड़ों पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे लगेगा जैसे बादल आपके पास से होकर गुजर रहा है, आपको पहाड़ दिखने बंद हो जाएंगे। फिर थोड़ी और आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको पहाड़ दिखने लगेगा। फिर थोड़ी और आगे बढ़ेंगे आपको वर्षा मिल जाएगी, ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगेगी। तो कवि उसी के बारे में बता रहा है कि अचानक से चारों ओर सफ़ेद बादल छा गए और ऐसा लग गया जैसे भूधर जो पहाड़ है वो बिल्कुल उड़ गया चारों ओर। पारद यानी पारद का मतलब होता है पारा, मरकरी जिसको कहते हैं, है ना। तो मरकरी क्या होता है, बिल्कुल ऐसा कलर होता है कि हम उसको खाली आंखों से जल्दी देख ही नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। तो कह रहे हैं कि मानो वो जो बादल है वो बिल्कुल पारद की तरह, मरकरी की तरह चारों ओर सफ़ेद बादल छा गए हैं और अब कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कि जो पहाड़ है, जो भूधर है, वो उड़ गया हो कहीं, वो गायब हो गया हो। फिर आगे कहते हैं रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भूपरंबर। और फिर कहते हैं कि जब ये स्थिति होती है, जब हमें पहाड़ दिखने बंद हो जाते हैं, चारों ओर सफ़ेद बादल छा जाते हैं और हमें कुछ भी दिखना बंद हो जाता है, उस समय हमें केवल क्या सुनाई देता है, तो झरने से जो पानी गिर रहा है। रवशेष रह गए हैं निर्झर, निर्झर यानी झरने को कहते हैं। रवशेष, रव यानी आवाज, शेष यानी बच जाना। तो अब जब सफ़ेद बादल ने सारे पहाड़ों को ढक लिया है, जब हमें कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है, तो बस उस झरने से गिरने वाले पानी से जो आवाज़ उत्पन्न हो रही है, बस वही हमें सुनाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है। टूट पड़ा भूपरंबर। और कहते हैं कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे आकाश जो है वो टूट कर उस पहाड़ पर गिर गया है। अंबर यानी आकाश, भू यानी जमीन, तो वो जो पहाड़ है उसके बारे में कह रहे हैं कि ये सारी स्थिति को देखकर ऐसा लगता है जैसे आकाश टूट कर बिल्कुल उस पहाड़ पे गिर गया है, जिसके बाद हमें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया है। फिर आगे कहते हैं धस गए धरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलदयान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो पहले उन्होंने बताया कि पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ हैं वो कुछ हमें चिंतित नजर आ रहे हैं। हमें उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी बात की उन्हें चिंता सता रही है। तो उन्हें इसी बात की चिंता सता रही थी कि अचानक से बादल आए और उन्हें ढक दिया, सब कुछ दिखना बंद हो गया, है ना। तो इस बात की उन पेड़ों को चिंता थी। अब कवि ने हमें ये भी बता दिया कि उसके बाद हमें कैसा लगता है, हमें क्या दिखाई देता है और क्या दिखाई नहीं देता है। उसके बाद की स्थिति को बताते हुए कह रहे हैं कि वो जब सब कुछ ढक जाता है तो क्या होता है। हम पहले ही मैंने रिपीट किया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वहाँ हर क्षण प्रकृति जो अपना रूप बदलती है। तो क्या हुआ, सबसे पहले सफ़ेद बादल आए, पहाड़ों को ढक लिया और हमें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। फिर क्या हुआ, फिर हमें केवल झरने से गिरने वाले पानी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे आकाश टूटकर उस धरती पे गिर गया। यानी उसके बाद फिर काले बादल छा जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। फिर कहते हैं कि जब काले बादल छा जाते हैं, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, यानी काले बादल छाने का मतलब सबको पता है कि जोर जोर से वर्षा होगी, ठीक है, यानी हालात कुछ खराब होने वाले हैं, अच्छे तो नहीं होंगे। तो उस समय जब काले बादल छाते हैं तो उसके बाद हर किसी को डर लगने लगता है, हमें भी डर लगता है। लेकिन यहाँ प्रकृति की बात कर रहे हैं तो उस पहाड़ पर जो पेड़ हैं, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, जो पहाड़ों की महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताते हैं, अब वो भी डरने लगे हैं। और उसके बाद हालत क्या होती है, धस गए धरा में सभे साल। शाल वृक्ष का ही एक प्रजाति है जो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, जो अपनी ऊंचाई के लिए फेमस होता है। तो कह रहे हैं कि जब चारों ओर काले बादल छाते हैं उसके बाद ऐसा लगता है जैसे वो जो वृक्ष है वो सब डर के मारे जमीन में धस गए। यानी जो अब तक पहाड़ों की महत्वाकांक्षाओं को बारे में बता रहे थे कि वो और ऊंचे उठना चाहते हैं और ऊपर और ऊंचा पहाड़ बनना चाहते हैं, वो भी उस बादल के डर के मारे वापस धरा में, धरा यानी धरती में धस गए हैं, धरती में वापस घुस गए हैं, यानी उस बादल से डर गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल। और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो अगले ही पल धुआं उठ रहा हो और ये जो तालाब है वो धस गया है, दिखाई नहीं दे रहा अब तालाब कुछ भी, क्योंकि जब चारों ओर बादल छा जाएंगे तो कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। अगर कोई पहाड़ पे रहता हो या कोई पहाड़ पे काफ़ी दिनों तक रह के एक्सपीरियंस किया हो या कोई पहाड़ पर गया हो तो इस बात को समझ सकेंगे आसानी से। लेकिन मैं आपको फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जब चारों ओर काले बादल छा जाते हैं तो हमें कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि वो जो पेड़ है वो तो पेड़ अपनी जगह पे ही है, लेकिन हमें दिखना बंद हो गया। तो कवि कह रहे हैं कि वो जब दिखना बंद हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे उस काले बादल को देखकर पेड़ जो है वो डर गए हैं और वो सब जमीन के अंदर छुप गए हैं। फिर कह रहे हैं उठ रहा धुआं जल गया ताल। और कहते हैं कि सब और जब अंधेरा छा जाता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये जो तालाब है वो भी जल गया, वो समाप्त हो गया, वो हमें दिखाई देना बंद हो गया है। और इन सारी बातों को कहने के बाद अंत में कवि कहते हैं कि
यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद हर पल जो प्रकृति अपने रूप बदल रही है, पहाड़ जो है वह, उसके फूल जो है, उससे गिरते हुए पानी की जो आवाज़ें हैं, वो पानी गिरते हुए इतनी सुंदर दिखती, सारी बातें बताने के बाद कहते हैं कि ये सारी चीज़ें देखकर मानो ऐसा लगता है जैसे यूं जलद यान में विचर विचर। जलद यान यानी जल रूपी यान। तो इंद्र भगवान जो है उनका वाहन क्या है, वो किस पर सवारी करते हैं, बादल पे सवारी करते हैं, है ना। तो कह रहे कि जलद यानी बादल, यान यानी प्लेन जिसको कहते हैं वो, ठीक है। विचर विचर, विचरना यानी घूमना। तो कह रहे कि ये सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इंद्र जो है था इंद्र खेलता इंद्रजाल। जो इंद्र है, जो इंद्र देवता है, वो अपने जलद रूपी यान यानी बादल रूपी यान पर बैठकर वो चारों ओर घूम रहे हैं और अपनी जादूगरी हमें दिखा रहे हैं। इंद्रजाल यानी इंद्र द्वारा की गई जादूगरी। तो ये सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है मानो इंद्र जो वर्षा के देवता हैं वो खुद अपनी बादल रूपी जहाज पर, बादल रूपी यान पर बैठकर हमें ये जादूगरी दिखा रहे हैं। तो कविता में यही समझाया गया है। कवि ने बड़ी सुंदरता से प्रकृति का वर्णन किया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। अगर अब भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। अगर कोई किसी शब्द का अर्थ रह गया हो, छूट गया हो मुझसे, या फिर किसी लाइन का अर्थ मुझसे छूट गया हो समझाना, या फिर आपको समझ में ना आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।